हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशंस के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग आज बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं ANTS PT 4 नंबर टेस्ट का क्वेश्चंस पेपर। ओके, तो इसमें मैं बच्चों जूलॉजी पोर्शंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आप सभी का जो टेस्ट है अच्छा हुआ होगा, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए। पेपर बच्चों, जो ये पेपर है वो आपका इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। नहीं बन रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपकी पढ़ाई में, थोड़ा एनसीईआरटी ठीक से देखो, ठीक है। और आप लोगों के रेफरेंस के लिए एज यूजुअली मैं क्या करता हूँ, हर क्वेश्चंस का जो रेफरेंस है एनसीईआरटी वाला वो नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है, तो आप उससे रेफरेंस को भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस के तरफ बढ़ते हैं, वो मूव करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो सबसे इजी क्वेश्चंस है। इसमें पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोटीन इन द ह्यूमन ब्लड। तो बेसिकली ब्लड में बच्चों दो पार्ट होता है, एक तो प्लाज्मा हो गया और एक हो गया आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड प्लाज्मा जो है, इसी में क्या होता है, जो लिक्विड कंटेंट होता है वही है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा है ये ब्लड का मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है, लिक्विड पोर्शंस। और इसी में बच्चों जो प्रोटीन है ना वो सस्पेंडेड होता है। तो मेजर जो प्रोटीन है जो ब्लड में मिलता है वो आपका फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, तीनों का तीनों है। एनसीईआरटी पेज पे 278 पे डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिच। फिर भी बच्चों अगर आपसे इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन अगर पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन अगर ऐसे बोलता है क्वेश्चंस में, तो उस केस में आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। आई बात समझ में? तो प्रोटीन कंटेंट जो है बच्चों 6 to 8% होता है, और इस 6 to 8% में जो एल्बुमिन है वो अकेला ही 5 से 6% के आसपास होता है आपका इसमें। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है एल्बुमिन का होता है, ठीक है। आई बात समझे क्वांटिटी वाइज। बट इस क्वेश्चन में मेजर प्रोटीन्स पूछा है, प्रोटीन्स इन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में जो मेजर प्रोटीन है वो तीनों प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन्स, ठीक है जी। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 152 नंबर क्वेश्चंस, ये ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया गया है। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस जब होता है तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, अगर हम उसमें देखें तो उसी को ये सिक्वेंसली अरेंज किया गया है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंजर्ड टिश्यू है या डैमेज टिश्यू है वहां से क्या रिलीज होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब सबसे पहले बनेगा बच्चों थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर डालता चलता हूं, सबसे पहले क्या बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। तो ये सबसे पहले। उसके बाद बच्चों जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, इसके वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये इनएक्टिव पार्ट होता है, उससे एक्टिव थ्रोम्बिन का फॉर्मेशंस होता है। मतलब ये स्टेप नंबर 2 है। अब जैसे ये थ्रोम्बिन बना, ठीक है ना, अब ये थ्रोम्बिन्स आर एबल टू कन्वर्ट द फाइब्रिनोजेंस को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब ये स्टेप नंबर 3 हो गया, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन्स टू द फाइब्रिनोजेंस टू द फाइब्रिन्स। एक्चुअली में जो ये फाइब्रिनोजन है बच्चों वो इनसोल्युबल स्टेट में रहता है। अगर उसमें क्लॉटिंग करना है तो सोल्युबल स्टेट में लाना पड़ेगा। तो इसको सोल्युबल स्टेट में लाया जाता है, किसके थ्रू, थ्रोम्बिन के थ्रू लाया जाता है। अब जैसे फाइब्रिन बना, अब इस फाइब्रिन्स का नेटवर्क फॉर्म होगा और उसी नेटवर्क में WBC RBC के सेल्स जो है ना वो स्टक्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे, और उसी स्टक्ड फाइब्रिनोजेंस जो है उसी को हम बोलते हैं क्लॉट कहते हैं। तो दैट मीन्स लास्ट जो स्टेप है इसमें क्या होगा, क्लॉट रिएक्शन, मतलब क्लॉटिंग प्रोसेस होगा। और क्लॉटिंग के बाद भी कुछ प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होके बाहर निकल रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं सीरम। यहाँ पे लीकेज ऑफ सीरम, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब इसके हिसाब से आंसर में ढूंढ लो क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा 3, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा दूसरा स्टेप है 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों आपका 1 नंबर, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप सबने किया होगा अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों है 153 नंबर क्वेश्चन। 153 नंबर क्वेश्चंस में आपको बताया जा रहा है
कि ये दो कॉलम है, इन कॉलम को उनके फंक्शंस के बेसिस पे मैच करना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखा बच्चों कि ब्लड में आपका जो मेजर प्रोटीन था वो था फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्बुमिन्स। अब यहाँ पे फंक्शंस वाला क्वेश्चंस बनाया गया है, ठीक है। तो अब इसमें सबके फंक्शन पर्टिकुलरली पता होने चाहिए, जो बच्चों पेज नंबर आपका 279 पे दिया हुआ है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। जैसा कि अभी देखा कि फाइब्रिनोजन का काम किस में है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबिन और एल्बुमिन, तो इसमें ग्लोबिन जो है बच्चों ये डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोबिन बेसिकली आपने सुना होगा IgA, IgG एंड IgM, IgD, IgE, तो ये सारे के सारे एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी केमिकली जो होता है बच्चों ये इम्यूनोग्लोबुलिन को कहते हैं। तो IG हो गया आपका इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ये ग्लोबिन प्रोटीन बच्चों अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा एल्बुमिन, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। तो बेसिकली जो एंटीबॉडी होता है ये केमिकली क्या है आपका, ये गामा ग्लोब्यूलिन होता है, और इसी गामा ग्लोबुलिन को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। इसी का सिंबल बच्चों IG होता है। तो IgA, IgD, IgE ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे इसमें, क्लियर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने जो मैच किया है वो सही है ग्लोबिन को थर्ड से, ठीक है ना। अब बचा लास्ट एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो है बच्चों ये क्या करता है, ये ब्लड कॉलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर्स को मेंटेन करता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। ब्लड में जैसे यही ना बोलते हैं, जैसे किसी का BP बढ़ा है तो उसको प्रोटीन खाने के लिए कम कहा जाता है, क्योंकि एल्बुमिन का अमाउंट अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तुम्हारे इस केसेस में। मतलब ये ऑस्मेटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस हिसाब से मिला लो, A का 2 देखो कहाँ है, A का 2 यहाँ पे नहीं है, A का 2 यहाँ पे है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बच्चों B आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो B का 3 है और C का 1 है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, जिसमें आंसर हो जाएगा B आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 154 है। 154 में बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम, इसमें कॉलम मैच करना है। और ये बच्चों जैसे देख रहे हो ना, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मतलब ये ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स हैं। किसके हैं, ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स में इनका फंक्शंस बताना है हम लोग को बेसिकली, ठीक है। क्लियर है, फंक्शन इसमें हम लोग को डिस्कस कर लेना है। चलो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपका इओसिनोफिल बेसिकली इसका काम होता है बच्चों, एलर्जी नहीं है या किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह था उस टाइम पे इसका काम होता है तुम्हारा। दैट मीन्स इसमें क्या लिखा हुआ देखो, इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है बच्चों ये क्या करता है, बेसोफिल मतलब दैट मीन्स ये क्या होता है, जो टिश्यू में जैसा मास्ट सेल होता है ना, टिश्यू में एक सेल है मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स क्या करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का सिक्रेशंस करता है। मतलब इसमें बी को हम मिला देंगे इस 4 ऑप्शंस के साथ मिला देंगे इसमें, ठीक है। तो बेसोफिल रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में टू सिक्रीट द हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामिन से क्या होता है बच्चों, एलर्जी, इन्फ्लामेशन होता है, और इओसिनोफिल उस एलर्जी को सप्रेस करता है। तो ऐसा नहीं समझना कि ये दोनों कैसे एलर्जी से, तो एक एलर्जी कॉज करता है, मतलब बेसोफिल एलर्जी कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और उस इन्फ्लामेशन को कम कौन करता है, इओसिनोफिल कम करेगा, काउंटर करेगा। इस वजह से जब भी एलर्जी होता है ना, तो उस टाइम पे आपका इओसिनोफिल काउंट बढ़ता है, क्योंकि बेसोफिल ऑलरेडी काम कर चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल। दैट मीन्स ऑप्शन जो सी है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा बच्चों, ये एक तरह का फेगोसाइटिक सेल्स होता है। तो फेगोसाइटिक सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस मतलब ये दूसरे डेड डैमेज सेल्स या जो फॉरेन सेल्स उसको खा जाता है, और इंट्रासेलुलर उसमें फूड वैक्यूल्स के हेल्प से उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसके अंदर लाइसोजाइम्स वगैरह कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक लास्ट लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट हमें पता है कि 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स, और ये दोनों बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या बनता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, और टी लिम्फोसाइट जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा। दैट मीन्स ये इम्यून के कंपोनेंट्स हैं। तो डी के लिए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी के लिए कंपोनेंट हो जाएगा 1,
ठीक है। तो मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। डी का 1 देखो किस में है, डी का 1, डी का 1, डी का 1, यहाँ डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, डी का 1, ठीक है। उसके बाद हो गया आंसर, इसी से हो गया तुम्हारा। बाकी मैच करा लेते हैं, चलो देखो ए का 3, ए का 3 मतलब ए का 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद बी का 4, बी का 4 ये भी सही है ना। मतलब ये कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजिली समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका 155। 155 में बोला हाउ कैन ए RH पॉजिटिव हस्बैंड एंड RH नेगेटिव हैव सब्सिक्वेंट नॉर्मल प्रेगनेंसीज। मतलब इसमें बच्चों देखो RH पॉजिटिव मेल अगर गेट मैरिड विद द RH नेगेटिव फीमेल्स, तो उसका जो सेकंड बच्चा, पहला तो ठीक है, अगर सेकंड बच्चा जो है ना बच्चों वो अगर RH पॉजिटिव है, पहला भी RH पॉजिटिव था, दूसरा भी RH पॉजिटिव होता है, तो उसमें एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है ना। और ये RH एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है तुम्हारा। तो इसमें किसको चांसेस होता होने का, सेकंड बच्चे को होने का मतलब चांसेस होता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि सेकंड बच्चा नॉर्मल हो, तो उसके लिए ये लोग क्या सब्सिक्वेंटली प्रेगनेंसीज के में ये लोग क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, इस पे हमें बात करना है, ठीक है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडी, एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेता हूं। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू द सेकंड बेबी, बेबी को देखो एंटीबॉडी देके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। वो मदर से जो एंटीबॉडी बच्चे में जाता है तो उसी में प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, आपका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होता है तो उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर RH पॉजिटिव बच्चा और मदर RH नेगेटिव है, तो उसमें बच्चे का ब्लड जो है ना RH पॉजिटिव ब्लड मदर में एक्सपोज्ड हो जाता है और इसके वजह से मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है, RH एंटीबॉडी बन जाता है। तो अगर हमें सेकेंड बच्चा ठीक ठाक चाहिए तो मदर के बॉडी से जो RH एंटीबॉडी बना है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन ऑफ फर्स्ट बेबी, है ना, हम क्या करेंगे, मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी देंगे, वही एंटी-RH एंटीबॉडी दे दिया जाता है। मतलब ये पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी में देखो इसमें सेकेंड बेबी को दे रहा है और बाय इंजेक्शन ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडी टू द सेकेंड बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ, ठीक है ना। क्लियर है। एक तो इंजेक्शन और ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, नहीं आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। यहां तक तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 155। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 156। 156 में बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फ। बच्चों जब भी क्वेश्चन करो ना तो आपके पास पेन वगैरह रहता है, अगर इसमें नहीं करता अगले बार से इस चीज़ को अडॉप्ट कर लो। क्वेश्चंस में करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स जो भी रहता है, जो क्वेश्चंस के नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि आखिर में पूछना क्या चाह रहा, वैसे इसको तुरंत हाईलाइट कर दो। जैसे मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ था पहले से, उस तरह से तुम तुरंत उसको हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय अगर भूल गए कि पूछना क्या था तो उस पर नजर जाए तो तुम्हें पता चल जाए कि करेक्ट बताना था या इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। इसी में बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, ठीक है ना। जिनका अभी मिस्टेक हुआ होगा इस तरह का कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें बोला आइडेंटिफाई करना है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फ। लिम्फ के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो लिम्फ इज कलरफुल, कलरफुल ये ही गलत हो गया। लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है ना। व्हाइट कलर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें WBC के सेल्स होते हैं, RBC तो होता नहीं। यहाँ पे लिखा है ना इट हैज हेमोग्लोबिन बट नो RBC, RBC तो नहीं होता, ये तो सही लिखा है। हेमोग्लोबिन भी नहीं होगा कि RBC है, नहीं तो हेमोग्लोबिन ही है, ठीक है। तो ये कलरफुल तो बिल्कुल ही नहीं होता, कलरलेस होता है तुम्हारा। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, बिल्कुल सही है। क्या करता है, जहां तक ब्लड नहीं जाता वहां तक क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट हार्मोन्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मिडिल मैन इसलिए हम लोग कहते हैं, ये सही है स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाते हैं, फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है। एनीवे उसके बाद आ जाओ, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक, ये भी सही है। मतलब एक्चुअली में लैक्टियल क्या होता है बच्चों, लैक्टियल होता है, आप देखा होगा कि जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स लेते हैं, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं आपका इंटेस्टाइनल वॉल का, तो उसमें विलाई दिखता है। विलाई के अंदर एक लिम्फ का ब्रांच गया रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स का ब्रांच। उस लिम्फेटिक वेसल्स के ब्रांच को ही कहते हैं हम लोग लैक्टियल कहते हैं, और वो लैक्टियल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फैट के एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आ जाओ, द फ्लूइड
प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ, ठीक है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहते हैं। देखो जब ब्लड कैपिलरी से पास होता है तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है फिल्टर होके वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, मतलब टिश्यू के बीच में। तो हम उसको ब्लड भी नहीं कहेंगे पूरा पूरा, तो हम क्या कहेंगे, टिश्यू के बीच में है तो हम उसको कहना स्टार्ट करते हैं टिश्यू फ्लूइड। जब वही टिश्यू फ्लूइड एब्जॉर्ब होकर लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है, तब हम उसको कहना स्टार्ट करते हैं लिम्फ, ठीक है। वही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है 5वां नंबर, इट कंटेन द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यूनिटीज ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लिम्फोसाइट सेल्स जो ब्लड का WBC का कंपोनेंट है और ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स ये भी सही है। ये इकलौता जो है पहला वाला गलत हो गया, तो ओनली 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओनली 1 इज इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन 156। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157 नंबर। 157 में बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट बोला हार्ट इज एंडोडर्मल्स, यही गलत हो गया। हार्ट जो होता है बच्चों वो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन्स, और मेसोडर्म्स क्या होता है, ये आपका कह सकते हो जर्मिनल एपिथेलियम जैसा कुछ होता है। इनिशियल ओरिजिन जो होता है ना वो इसी जर्म लेयर से होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बाकी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज हैज 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। हार्ट इज डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, मतलब बाहर जो हार्ट का होता है उसको, जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है ना। पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम, और उसके बीच में भरा हुआ रहता है फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी सही है। लास्ट बोला था ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द बिटवीन द 2 लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिल्कुल सही है। दोनों लंग्स के बीच में एक कार्डियक नॉच होता है, उसी कार्डियक नॉच में हार्ट प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें आंसर जो है इनकरेक्ट जो था वो पहला था, यहाँ पे मेसोडर्म होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 157। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसमें बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट फर्स्ट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एज वी नो दैट कि बच्चों आपका जो एट्रिया है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, वो क्या करता है, बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, जिसमें से राइट एट्रिया जो होता है ना, राइट एट्रिया, जैसे ये वाला पार्ट अगर हम ले लेते हैं राइट एट्रियास, तो ये राइट एट्रिया जो है ना ये ब्लड रिसीव करता है नीचे सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, सॉरी इन्फीरियर वेना कावा, और ऊपर से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। तो ये बॉडी से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, क्लियर है। और जो दूसरा जो है, दूसरा दैट मीन्स क्या हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया जो है बच्चों, लेफ्ट एट्रिया ये लंग्स से ब्लड रिसीव करता है। कहां से, लंग्स से। तो लंग्स से जो ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ओनली कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में। तो आंसर हो जाएगा राइट एट्रिया हो गया इसमें, ठीक है ना। राइट एट्रिया दैट मीन्स राइट ऑरिकल्स रिसीव करेगा ब्लड्स को, ठीक है यहां तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 159। 159 में बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, और बताना क्या है, नीचे है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे चूज करना है। मतलब ये 2 स्टेटमेंट में से कौन सा सही गलत है वही हमें बताना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि लेफ्ट एट्रियम्स लार्जर देन द राइट एट्रियम्स, ठीक है ना, और एट्रियल चैम्बर इज लार्जर। एनीवे देखो मैं इस पे आपको कुछ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हो गया ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इन दोनों में ध्यान रखना, इन दोनों में बच्चों आपका जो राइट एट्रिया है ये सबसे लार्जेस्ट होता है अमॉन्ग द एट्रिया। एट्रिया के कंपेयर में अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में अगर देखा जाए तो अमॉन्ग दीज 2 वेंट्रिकल्स, इन दोनों वेंट्रिकल्स में ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और एट्रिया और वेंट्रिकल्स में कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपका वेंट्रिकल्स बड़ा होता है, एट्रिया छोटा होता है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो पूछा गया है, तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला देखो, द लेफ्ट एट्रियम लार्जर देन द राइट एट्रिया। तो मैंने बोला लेफ्ट एट्रिया नहीं, कौन सा,
राइट एट्रिया लार्जर होता है तुम्हारा। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एट्रियल चैम्बर आर लार्जर देन द वेंट्रिकल्स। एट्रियल चैम्बर जो है वो लार्जर देन द वेंट्रिकल। अभी ये भी गलत हो गया क्योंकि मैंने बोला कि वेंट्रिकल्स बड़ा होता है एट्रिया से, तो यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इस केसेस में ये दोनों गलत हो गया, आंसर हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, मतलब आंसर हो जाएगा इसमें डी आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों 160 इसमें से हमें करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन द ह्यूमन ब्लड, मतलब हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जो लिम्फोसाइट सेल्स है दैट इज डब्ल्यूबीसी के सेल्स है उनको अरेंज करना है। तो लिम्फोसाइट सेल्स में बच्चों मतलब डब्ल्यूबीसी में आपके टोटल 5 सेल होता है, ठीक है। अब उन 5 सेल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो उसको हमें अरेंज करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, मैं नीचे मैं बोलता हूं, आप लोग अगर चाहो तो ट्रिक लिख सकते हो, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। ट्रिक है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। और ये एक्चुअली में क्या है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, ठीक है। ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें न्यूट्रोफिल जो बच्चों ये 60 to 65%, ओके। लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%, मोनोसाइट 6 to 8%, इओसिनोफिल 2 to 3%, और जो आपका बेसोफिल होता है ये आपका लेस देन 1%, ठीक है ना, लेस देन 1% होता है तुम्हारा 1%, ओके, लेस देन 1%, मतलब 0.5 से लेके 1% के बीच में होता है। तो इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज। अब इसी चीज़ को तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढ लेना है। तो ये वाला ऑप्शन देखो, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल को ही एसिडोफिल कहते हैं इसलिए ऑप्शन में डाल दिया था मैंने, ठीक है। और लास्ट है बेसोफिल सेल्स। तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 61 क्वेश्चन। व्हाई ऐसे नोट कॉल द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्यों कहते हैं हम लोग इसको? तो बेसिकली हमें पता है कि भैया देखो ऐसे नोड से सिग्नल चलेगा एवी नोड के पास, एवी नोड से सिग्नल चलेगा आपका बंडल ऑफ हिस के पास, ठीक है ना, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस में ही प्रोकेंजर फाइबर जो होता है वो पूरे वेंट्रिकल्स में जो सिग्नल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। तो बेसिकली सिग्नल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ऐसे नोड से, और वहीं से क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी का जो रिदम होता है ना अराउंड होता है आपका 75 बीट्स पर मिनट। तो ये क्या करता है हार्ट रेट को सेट कर देता है कितना 72 बीट्स मिनट्स। तो ये इनिशिएट भी करेगा और हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल उसको रिदम को मेंटेन भी करता है, यही मतलब इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब इट इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदम कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं होगा? तो बाकी ऑप्शंस को भी देखना जरूरी है, ठीक है। इसमें बोला इट कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जनरेटेड बाय द एवी नोड। एवी नोड नहीं करता है, एस से नोड करता है। उसके बाद इट डिले द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो डिले नहीं करेगा, यही तो सिग्नल जनरेट कर रहा था, ये भी आंसर नहीं होगा। और इट गेट स्टिमुलेटेड व्हेन इट रिसीव द न्यूरल सिग्नल। ये भैया ऑटो रिदमिक है, मतलब वो सेल्फ एक्साइटेड, मतलब सिग्नल खुद जनरेट करता है, इसको न्यूरल सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर और बेटर है बच्चा कि इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 162 में बोला जा रहा है कि द डायग्राम गिवन, ये डायग्राम दिया इस पे बेस्ट क्वेश्चन है। द डायग्राम हियर इज स्टैंडर्ड ईसीजी नॉर्मल पर्सन। द पी वेव रिप्रेजेंट। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है इसमें बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि ये जो ईसीजी है बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारा जो कार्डियक साइकिल्स में घट रहा है इवेंट जो हो रहा है वो हम ईसीजी में भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो पी वेव है, ठीक है ना, ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, ठीक है ना, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और QRS जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर
पोलराइजेशन। ओके, क्लियर है। और टी वेव जो है बच्चा ये रिप्रेजेंट्स करता है कि भैया जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन था या जो डिपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल था वो खत्म हो गया है, अब वहां से रीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट्स करता है। तो यहाँ पर टी वेव को लिख सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया था कि पी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा था। पी वेव रिप्रेजेंट्स कर रहा है एट्रिया के डीपोलराइजेशंस को। और एट्रियल डीपोलराइजेशंस का मतलब क्या हो गया, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्शंस को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल कहते हैं तुम्हारा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, ये आंसर सही है, ये आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज करेक्ट। ठीक है कि बच्चा इस केस में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 163 में बोला जा रहा है कि टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड। 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 लीड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी में जो हम लोगों का ईसीजी दिया गया है वो 3 लीड पे ही बेस्ड है, बट एट प्रेजेंटली अगर मान लो ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है तो उस केस में हम लोग 12 लीड ईसीजी मशीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 लीड, अब ये 3 लीड जो लिया गया बच्चों वो कहाँ पे रिप्लेस कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना 3 लीड है, तो 3 लीड जो है वो इस तरह से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो उसमें देखो लीड नंबर 1, लीड नंबर 2 और लीड नंबर 3। और लीड में हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इस तरह से टर्मिनल होता है। तो एक एंथोवेन ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है, ऐसे करके पैर और हाथ में दोनों जगह पे लगाएंगे तो बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम एक लेफ्ट और राइट रिस्ट पे लगाते हैं और लेफ्ट एंकल्स पे लगाते हैं। तो ये चीज हमें देखो यहाँ पे लिखा रिस्ट एंड द थर्ड, इसमें देखो द 2 लीड जो है आर कनेक्टेड टू द रिस्ट एंड द थर्ड वन इज एट द लेफ्ट एंकल पे प्लेस करना होता है हम लोग को, ठीक है। तो इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा डी। और ये जो ट्रायंगल बना है ना तो एंथोवेन ट्रायंगल्स बोलते हैं। एंथोवेन बेसिकली साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ईसीजी मशीन्स को डिस्कवर किया था और इन्होंने ये एंथोवेन ट्रायंगल्स को फॉर्म किया था। अगर इस लीड का पोजीशन चेंज करोगे तो जो पीक और वेव आता है तो आएगा, लेकिन किसी दूसरे शेप में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, तो उसमें फिर से दोबारा कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है ये आपका 164 क्वेश्चन है, मैच करना है, कॉलम में 2 है। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उन्हीं पे बेस्ट है। तो एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया जिसमें सारे ऑप्शन दे दें, क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर नहीं हो सकता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पता है कि आपने बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस कर लिया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन सुनो, थोड़ा और कुछ नया कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है पहला नंबर है हार्ट फेलियर, ठीक है ना। तो हार्ट फेलियर्स का क्या रीज़न हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। हार्ट फेलियर का रीज़न क्या हो सकता है इसमें, तो बेसिकली हार्ट फेलियर हम लोग बच्चों डिफाइन करते हैं कि अगर हार्ट जो है इज नॉट इफेक्टिवली पंप द ब्लड मीट टू द नीड ऑफ द ऑर्गन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। मतलब ये हो गया आपका 4 ऑप्शंस, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं कार्डियक, मैच भी करते रहते हैं हम लोग, किसमें मिला है तो ए का 4 किसमें है, ए का 4 सिर्फ पहले ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में भी दिया हुआ, ठीक है। एनीवे उसके बाद आ जाए कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजिना पेक्टोरिस। तो मान लो किसी के नहीं समझ ना तो जो इजी आपको लगता है वही ले लो। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे एंजिना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो चेस्ट पेन ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीच इन द हार्ट, मतलब इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मतलब ई का 2 देखो क्या है, ई का 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पर नहीं, मतलब आंसर मिल गया हम लोग को, ये आंसर होने वाला है। बाकी मैच कर लेते हैं हम लोग। जैसे कार्डियक अरेस्ट, तो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या हो गया, मतलब हार्ट जो है ना स्टॉप बीटिंग, कंप्लीटली सीज कर चुका, हार्ट बीट बंद हो चुका है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। मतलब ये हो गया, इसके साथ मैच कर रहा है। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक में क्या होता है, टिश्यू का जो हार्ट का जो टिश्यू होता है, मतलब कार्डियक मसल्स होता है बेसिकली, वो डैमेज होने लगता है ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के वजह से। तो यहाँ पे हार्ट अटैक में देखो हार्ट मसल्स सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मतलब हार्ट अटैक के लिए ये वाला ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। देखो मैच भी कर रहा है सारा, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो कोरोनरी आर्टरी बेसिकली वो आर्टरी है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। अगर किसी तरह से कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये मैच कर गया इसके साथ।
तो ब्लॉकेज होने लगता है तुम्हारा कोरोनरी आर्टरीज। अब वो ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है बच्चों कि अगर मान लो फैट, कोलेस्टेरॉल या कैल्शियम या कोई फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होता है आर्टरीज के ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो ब्लॉकेज होता है। इसी के वजह से क्या होता है ना, हार्ट मसल्स में ब्लड जो होता है वो कम जाने लगता है, और ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम होने लगेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो हार्ट मसल्स मरने लगता है। ठीक है, तो यही कंडीशन हो गया तुम्हारा आपका कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इस केस में आंसर बच्चों आपका पहला वाला ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 165 में द लीडिंग कॉज ऑफ द कंजक्टिव हार्ट फेलियर। कंजक्टिव हार्ट फेलियर, कंजक्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है ना, कंजक्टिव हार्ट फेलियर जो है बच्चों, इसमें क्या रीजन हो सकता है? तो कंजक्टिव हार्ट फेलियर है बेसिकली जो हार्ट फेलियर, उसी को हम बोलते हैं कंजक्टिव हार्ट फेलियर। कंजक्टिव हार्ट फेलियर में मेनली बताया गया है कि अगर मान लो किसी भी रीजन से, अब रीजन तो क्लियर नहीं किया गया बट थोड़ा हिंट दिया है, किसी भी रीजन से अगर मान लो हार्ट जो है उसका जो पंपिंग एक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, इन दैट कंडीशंस क्या होगा आपका, इन दैट कंडीशंस जो हार्ट है वो थोड़ा काम करना कम करेगा, जिससे क्या करोगे, उसका पंपिंग एक्शन कम होगा तो जितना भी ऑर्गन को ब्लड चाहिए उतना सप्लाई कर नहीं पाएगा। तब उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उस रीजन कुछ भी हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड रीजंस। ठीक है, जैसा देख इसमें लिखा पहला कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो हो सकता है कि वन ऑफ द रीजन हो जिसके वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ब्लड सप्लाई कम हो सकता है तुम्हारा। तो कंजेशन इन लंग्स जैसे सिम्टम होता है ना, तो लंग्स में भी ब्लड ठीक से नहीं जा पा रहा है ना, समथिंग। उसके बाद आता है दूसरा डिजीज इन द हार्ट वाल्व। ये भी हो सकता है कि हार्ट वाल्व में ब्लॉकेज अगर हो जाता है तो हार्ट ठीक से पंप ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद है डिजेनरेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, है ना, हार्ट मसल्स अगर मर रहा है किसी वजह से, डिजेनरेट कर रहा है, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, ठीक है ना, कोई ड्रग है या कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, या फिर जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी रीजन था हार्ट अटैक जैसा, तो उस केसेस में ये भी रीजन हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों आंसर बेस्ट हो जाएगा आपका, डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 166। इसमें बोला कार्डियक सेंटर विच रेगुलेट द कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन। तो बेसिकली जो रेगुलेशन है कार्डियक एक्टिविटी का बच्चों, उसके लिए एक सेंटर है ब्रेन में। ठीक है ना, तो ब्रेन का फोर, मिड और हाइंड ब्रेन में बच्चों मेडुला ऑब्लिंगाटा, वहाँ पे एक कार्डियक सेंटर होता है। ठीक है ना, कार्डियक सेंटर या कार्डियक रिफ्लेक्स सेंटर ऐसे बोला जाता है। तो वो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा पे होता है। तो ये पॉइंट जो है बच्चों पेज 287 पे है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे भी ब्रेन के हाइंड ब्रेन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा इसमें। ठीक है, कार्डियक रिफ्लेक्स सेंटर के नाम से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बोला जा रहा है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द वेस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन द वेस्कुलर कनेक्शन। तो बेसिकली अगर जब भी पोर्टल वेन वर्ड आता है बच्चों, तो इसमें ध्यान में आपको रखना है कि ये पोर्टल वेन किसी ऑर्गन से आ रहा होगा, किसी दूसरे ऑर्गन में, हार्ट में सीधा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो हेपेटिक वर्ड है लीवर के लिए होता है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मतलब लीवर से रिलेटेड। तो लीवर में जो हेपेटिक पोर्टल वेन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो सिंपल है बच्चों, वो आ रहा है इंटेस्टाइन से आता है। किस कहाँ से आएगा? इंटेस्टाइन मतलब डायस्ट्रैक और स्प्लीन वगैरह से आता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच का कनेक्शन है यहाँ पे। तो ये चीज उस चीज को इंडिकेट कर रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे बाकी देखो हार्ट टू एंड लीवर, हार्ट एंड लीवर से कोई कनेक्शन नहीं है उसमें, तो वो तो क्या हो जाएगा, वो पोर्टल वेन नहीं कहला के वो सिंपल हेपेटिक वेन कहलाएगा। ये होगा हेपेटिक वेन। ठीक है ना, हेपेटिक वेन। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द स्प्लीन, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू स्प्लीन नहीं जाता, स्प्लीन में डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, वहाँ पे कोई पोर्टल वेन नहीं जाने वाला है। और द लीवर एंड द लंग्स, तो लीवर एंड लंग्स से, लीवर और लंग्स से डायरेक्टली कोई कनेक्शन तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 168। 116 बोला मैमल्स, इन मैमल्स द वेन डिफर फ्रॉम द आर्टरीज इन दैट। तो किस रिस्पेक्ट में डिफर है? तो आर्टरी और वेन पता ही हमें, ये मेजर ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी के जो ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है? तो पहले लिखा दे हैव थिकर आर्टरी। थिकर आर्टरी जो बच्चों ये मिलता है हम लोग को, थिकर वॉल मिलता है आर्टरीज के केसेस में मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट जो है ना वो कैरी करता है आर्टरी ही करता, आर्टरीज ही करता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दे हैव इंटरनल वाल्व, ये ओनली वेन में मिलता है और आर्टरीज में नहीं मिलता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। लास्ट बोला है दे आर डीपली सीटेड। तो डीपली सीटेड जनरली जो है ना बच्चों, डीपली सीटेड क्या होता है, ये भी
आर्टरीज ही होता है, ठीक है। आर्टरीज जनरली डीपली सीटेड होता है, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। आंसर इसके इसमें सी ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 169 में द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स आर, ठीक है ना। तो मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में बच्चों तीन ही मेजर फॉर्म हमें दिखता है, और वह है यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया। मतलब ये तीनों क्या है, मेजर फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो एनिमल वर्ल्ड में रिलीज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स रिलीज करते हैं। तो इस केस में ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। देखो इसमें बच्चों जो यूरिक एसिड है, इसका जो सोर्स होता है वो होता है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस तो सभी है, नाइट्रोजनस बेस में भी स्पेशली क्या हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, इसका हो गया नाइट्रोजनस बेस, इसका सोर्स हो गया। बाकी अमोनिया और यूरिया का जो सोर्स होता है वो होता है बच्चों एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड कहां से बनता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है तुम्हारा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है 170 में बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर हम टॉक्सिसिटी का एक ग्राफ बनाए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम बनाते हैं, तो मोस्ट टॉक्सिक के कैटेगरीज में आता है आपका अमोनिया। ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, किससे कंपेयर में, यूरिया के कंपेयर में। और यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है आपका यूरिक एसिड, ठीक है ना। यूरिक एसिड्स लेस टॉक्सिक हो गया, तो मोस्ट टॉक्सिक के कैटेगरीज में आएगा। ये क्या हो गया बच्चों, ये मोस्ट टॉक्सिक के कैटेगरीज में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। यहाँ पे यूरिक एसिड भी नहीं दे रखा है। हाँ, इसमें एक अलग से क्या दिख रहा है, एमिनो एसिड कोई टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे भी क्या होगा, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड में पीएच को ही मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब यूरिया अमोनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमोनिया ही सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है, और इसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 171। तो इसमें बच्चों हमें यही कॉलम मैच करना है। तो बेसिकली इसमें वर्ड लिखा है एमिनोटेलिक। तो एमिनोटेलिक एनिमल होता है, एमिनोटेलिज्म प्रोसेस होता है। अगर कोई एनिमल अपने एक्सक्रीटिव मटेरियल्स के फॉर्म में अमोनिया बनाता है और अमोनिया को रिलीज करता है, तो वो एनिमल कहलाता है अमिनोटेलिक। उसी तरह से अगर यूरिया बनाता है तो इसको यूरियोटेलिक, और अगर यूरिक एसिड बनाता है तो यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो अब बेसिकली इसमें एग्जाम्पल हमें देखना था, तो एग्जाम्पल वाला चीज़ ही मैच करना है इसमें। तो अमिनोटेलिक में केसेस में बच्चों आपका हो जाएगा, देखो अमिनोटेलिक कौन कौन हो सकता है इसमें। तो अमिनोटेलिक में जैसा बताया कि मैंने एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स दिया हुआ है, तो इसमें ए का 1 हो सकता है। और रेप्टाइल बर्ड्स, इसमें तो यूरिक एसिड होगा। एम्फीबियंस, मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियंस मैमल्स इसमें नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब हो गया आपका, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का फॉर्मेशंस करता है। मतलब बी में आपका हम ले सकते हैं एम्फीबियंस और मैमल्स ले सकते हैं। अगर एक्वेटिक एम्फीबियंस होता तो हम ले लेते, अमोनिया ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एम्फीबियन लिखा है तो हम लोग लेंगे यूरिया। इसमें हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। लास्ट है यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक मतलब इसमें जो एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। ऐसे ट्रिक है, याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस केसेस में आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स केसेस में हो जाएगा आपका यूरिक एसिड्स। तो इसमें मिला दो, किस में मिलता है 2 और 3 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सी में है, और 4 और 5 किस में, बी में है। बी मतलब ये और ये, आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला आंसर ठीक है बच्चों, इसमें आंसर सी हो जाएगा, ओके। एनसीईआरटी पेज नंबर आप मिला सकते हैं, 290 पे दिया हुआ है, 290 पेज पे दिया हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके देख सकते हो उसमें, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है आपका एसोसिएशन रीजन से रिलेटेड है। पहला बोला है कि मालपिगन्स टिबिल्स जो है, इसमें मालपिगन टिबिल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होता है, टेरेस्ट्रियल ही इंसेक्ट होता है बेसिकली, तो उसमें मालपिगन टिबिल्स होता है। और इंसेक्ट जो होता है यूरिक एसिड फॉर्म करता है, जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला था रीजन दे हेल्प द एक्सक्रीट द यूरिया, क्रेटेनिन, यही गलत हो गया, क्रेटेनिन भी गलत हो गया। क्रेटेनिन मैमल्स में बनता है और वो भी मसल्स में एक केमिकल्स होता है, उसके साथ फॉस्फेट, क्रेटेनिन फॉस्फेट होता है। तो एटीपी बनाने के लिए वो अपने फॉस्फेट को छोड़ता है, तभी जाके बनता है क्रेटेनिन। तो ये बनता है मैमल्स में, ये गलत हो गया, ठीक है। एक सही एक गलत, देखो किसमें दिया हुआ है, ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। डन।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 173। इसमें बोला कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनी आर द फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ। तो बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, देखो रेनल पिरामिड देखा होगा, ये मान लेते हैं एक रेनल पिरामिड, ये दूसरा रेनल पिरामिड, ये तीसरा रेनल पिरामिड, और इस रेनल पिरामिड्स के बीच बीच में क्या होता है, जो कॉर्टेक्स है वो अंदर घुसा हुआ रहता है, ऐसे ही है ना। ये कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला, कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला हो जाएगा आंसर्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 174। 174 में बोला जा रहा है बच्चों, द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द मैमल्स मोस्ट, ठीक है ना। ये क्या सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस पेपर का, ठीक है। एनीवे इसमें बच्चों ये तो रियल डायग्राम आपका आंसर, ठीक है। इसमें बस खाली ABCD पार्ट बताना था। तो ए देखो यहाँ पे क्या है, किडनी है, ठीक है, किडनी के तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। बी नंबर जो है बच्चों ये है यूरेटर है, ठीक है, और सी नंबर है यूरिनरी ब्लैडर है, और डी नंबर क्या हो गया, यूरेथ्रा। सिंपल इसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ए कहाँ पे है, किडनी, ए है किडनी यहाँ पे है। बी यूरेटर कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में यूरेटर यहाँ दिख रहा है, यूरेथ्रा यहाँ पे दिख रहा है। सी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, मतलब आंसर इसमें बच्चों सी इज करेक्ट आंसर्स दिया हुआ इसमें, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 175। 175 में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी इज इक्वल टू, ओके। तो नंबर ऑफ किडनी जो है, एक किडनी में करीब करीब 1 मिलियंस नेफ्रॉन होता है, ये तो डाटा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिया सीधा, आपको दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है। चलो हम भी ट्राई करते हैं, फाइंड आउट करें। तो अगर नंबर ऑफ नेफ्रॉन फाइंड आउट करना बच्चों, तो सबसे आसान तरीका होता है कि उसके माल्पिगन बॉडी को काउंट कर लो। तो माल्पिगन बॉडी जो है, ठीक है ना, या माल्पिगन कॉर्पसल्स जो है, उसमें क्या होता है, एक ये बोमेंस कैप्सूल्स ले लिया, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल्स, और इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस पार्ट है इसको मिला के, तो तुम इसमें इस बोमेंस कैप्सूल्स को काउंट करोगे तब भी नेफ्रॉन्स के बराबर आएगा, या ग्लोमेरुलस पार्ट्स को, या पूरे माल्पिगन बॉडीज को। बट अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोला था नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल्स, द नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल्स, तो हो सकता है ये वाला सही है ना, बाकी अदर्स चेक करते हैं। दूसरा बोला सम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल्स एंड माल्पिगन कैप्सूल्स, तो अगर भैया माल्पिगन कैप्सूल्स और बोमेंस कैप्सूल दोनों काउंट करोगे तो डबल हो जाएगा ना। तो हमें या तो बोमेंस कैप्सूल काउंट करना है या माल्पिगन कैप्सूल्स काउंट करना है, ठीक है। और ऐसे भी माल्पिगन कैप्सूल जो है ना, कोई वर्ड ही नहीं है। माल्पिगन्स बॉडी हो सकता है, कैप्सूल तो कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। विथ रिस्पेक्ट टू द नेफ्रॉन्स की बात करें तो ये वाला नहीं होगा, गलत। नेक्स्ट दे रहा सम ऑफ बोमेंस कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलाई, सेम वही चीज़ हो गया, ये कोई वर्ड नहीं है। अगर मान लो इसको मान ले माल्पिगन्स बोमेंस कैप्सूल्स जो है, ठीक है ना, सॉरी हाँ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, माल्पिगन बॉडी बोल रहे थे, तो बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलाई, तो ये तो डबल हो जाएगा ना। तो ये भी नहीं लेना है हमें, आइदर बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में से किसी एक को काउंट करना है। अगर दोनों को काउंट करेंगे तो ये दो बार आ जाएगा ना। उसी तरह से डबल नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये भी नहीं होगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ए इज करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ बोमेंस कैप्सूल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 176 में बोला जा रहा है पोडोसाइट आर द सेल प्रेजेंट इन, ठीक है ना। तो पोडोसाइट बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपका जो ये बोमेंस कैप्सूल्स का जो इनर वॉल है ना, ये तो आउटर वॉल हो गया है ना, ये वाला इनर वॉल, मतलब ये वाला जो वॉल है, इनर वॉल मतलब ये वाला जो वॉल है। तो यहाँ पे जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इस तरह से ऐसे, मतलब ऐसे पैर वाला सेल बना लेता है, पोडोसाइट्स बोलते हैं इसको। बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इसका यूज होने वाला है, तो पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ कहाँ होता है, इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल्स, मतलब इसमें आंसर बच्चों ये आपका बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 177। 177 ने बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द सिक्वेंशियल मैनर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिक्वेंशियल मैनर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एक्यूरेटली, ठीक है ना। इसमें से हमें चूज करना है। तो पहला बोला जा रहा है कि ग्लोमेरुलस, अच्छा, ये आपका नेफ्रॉन वाला जो पार्ट है ना बच्चों, उसी को सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इनमें सबसे पहले देखो ग्लोमेरुलस आएगा, फिर बोमेंस कैप्सूल्स आएगा, है ना, मैं लिखता रहता हूँ, है ना। उसके बाद आएगा 2 नंबर मतलब बोमेंस कैप्सूल्स। बोमेंस कैप्सूल्स के बाद आना चाहिए बच्चों पीसीटी,
तो पीसीटी चौथे नंबर में दिया हुआ है। पीसीटी के बाद आएगा लूप ऑफ हेनले, तो हेनलेस लूप थर्ड नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड नंबर। फिर उसके बाद आएगा डीसीटी, ठीक है, डीसीटी नंबर दिया है बच्चों 4 नंबर में दिया हुआ है, ये 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद डीसीटी के बाद आएगा कलेक्टिंग डेप्थ, मतलब ये आपका 5वां नंबर। देखो कहाँ पे दे रखा है 1 2 4 3, हाँ ये वाला आंसर बी इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, तो सीक्वेंस आपको जस्ट अरेंज कर लेना है इसमें, ठीक है, कि उसमें जो फ्लो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है बच्चों, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, उसमें सीक्वेंसली आपको अरेंज करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो सीक्वेंसली अरेंज क्वेश्चंस थोड़ा और भी प्रैक्टिस कर लेना, हर चैप्टर में जहां भी पॉसिबिलिटी हो सकता है वहां पे देख सकते हो इसमें, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 171 में बोला जा रहा है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कंटेंट, मतलब जो फिल्ट्रेशन जब होता है ग्लोमेरुलाइज से, है ना, ये जो बॉमेंस कैप्सूल्स ऐसे था, है ना, और ये रेनल ट्यूब बनाया, तो यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसमें से ब्लड पास हो रहा होता है ऐसे, है ना, जब ब्लड पास हो रहा होता है एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू, तो यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना। तो जो फिल्ट्रेट आया है, जो फाइनली जाके ये यूरिन बनाने वाला है, उस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन तो भैया एकदम सिमिलर होता है प्लाज्मा का, ठीक है, प्लाज्मा। तो इसमें बोला जा रहा है ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। तो अगर मान लो प्लाज्मा में भी प्रोटीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ना, मतलब कोई भी सेल नहीं होना चाहिए, माइनस कर दिया तो क्या बचा, प्लाज्मा बचा। अब उस प्लाज्मा से प्रोटीन भी हटा दो, तो प्रोटीन भी हटा दिया, तब वो बच गया फिल्ट्रेट, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेट होता है, वो होता है प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के बाकी जो भी प्लाज्मा में कंटेंट है वो सारा का सारा पार्ट यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है। मतलब समझ लो एक तरह से कि ये जो ब्लड है ना, ब्लड ही फिल्ट्रेट होके अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन करता है, तो ब्लड से ही यूरिन फॉर्म्ड हुआ है, ओके। इसमें आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 179 में बोला जा रहा है बच्चों कि व्हिच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस। तो देखो अभी जैसा कि मैंने डायग्राम जो बनाया था, इसमें ये हो गया आपका बॉमेंस कैप्सूल्स वाला पोर्शंस, ठीक है, और इसमें आपका जो एफरेंट आर्टेरियोल है बच्चों, ये आ गया मान लो एफरेंट आर्टेरियोल्स, तो ये जाके इस तरह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म करता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म करता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे होता है फिल्टरेशन, फिर उसके बाद रीएब्जॉर्प्शंस एंड देन उसके बाद इसमें सिक्रेशन। तो 3 फिनोमेना होता है, फिल्टरेशंस, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। तो सीक्वेंसेस यही होना चाहिए, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले फिल्टरेशंस को कंसिडर करना। देखो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन आगे पीछे हो सकता है, मिला जुला के हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो फिल्टरेशन ही होना पड़ेगा। तो इस केस में आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ओके। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 180 नंबर क्वेश्चंस। 180 क्वेश्चंस में बोला जा रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू द किडनी ईच मिनट इज। तो बेसिकली देखो एनसीईआरटी में 2 तरह का डाटा दिया। एक तो बोला है कि भैया जितना ब्लड हार्ट से कार्डियक आउटपुट जो पंप होता है उसका 1/5, तो 1/5 के हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर ml में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो इसके हिसाब से आएगा 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। और दूसरा डायरेक्ट डाटा ही दे रखा है कि 1200 ml जो है ब्लड पर मिनट क्या होता है किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है। तो इस वजह से सीधा याद कर लो कि आंसर क्या हो जाएगा 1200 ml हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 181 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला कि फॉर्मेशन ऑफ काउंटर करंट दैट इज हाइपर ऑस्मेटिक यूरिन इन वर्टिब्रेट जनरली डिपेंड ऑन। तो हमें पता है बच्चों कि हम लोग का जो मैमल्स का जो किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन्स है बच्चों वो बहुत खास है, क्योंकि उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है लॉन्ग होता है या फिर प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनलेस। और लूप ऑफ हेनले के वजह से हम क्या करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म्स देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसी के वजह से क्या होता है हम लोग में मैमल्स में जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है काउंटर करंट वाले सेक्शन में। तो लेंथ ऑफ हेनलेस लूप ये बेस्ट है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें बोला जा रहा है कि 182 में कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR
जो कि 125 ml पर मिनट होता है, तो ये रेगुलेट कौन करेगा? टेक प्लेस बाय द। तो बेसिकली देखो, इसको रेगुलेट करने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको हम लोग रास भी कहते हैं, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसके अलावा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, इसी से क्या होता है, आपका रेनिन जो है वो रिलीज होता है, और रेनिन ही बेसिकली क्या कहता है, एंजियोटेंसिनोजेंस को एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्ट करवाता है। तो एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, ये मेनली इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है वाटर रेगुलेशंस के लिए। और फाइनली एक और चीज़ है ADH और वेसोप्रेसिन्स। ADH इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ADH भी बोला जाता है। तो दैट मीन्स इसमें जितने भी पार्ट्स दे गया है, 3 ये जो दे रखा है, ये सभी क्या कहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटो रेगुलेशंस आपका किडनी फंक्शन के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा D इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 183 में बोला जा रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ वेसोप्रेसिन द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ फिल्टर्ड वाटर इज एब्जॉर्ब इन। बच्चों इस पूरे टेस्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस यही है, ठीक है। आप अगर इसको नेट पे सर्च करोगे तो आपको हो सकता है कि PCT भी आंसर मिल जाए, DCT भी आंसर मिल जाए और कलेक्टिंग डक्ट भी आंसर मिल जाए, बट इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? देखो, मैं अपना राय, मतलब अपना जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा क्या है इसमें, ठीक है, क्या ले सकते हैं। तो भैया देखो, हम ज़्यादा उड़ेंगे नहीं कि गाइड 10 में क्या लिखा हुआ है, दूसरे बुक में, बड़े बड़े बुक में क्या लिखा हुआ है। हम लोग बेसिकली अपने सिलेबस को फॉलो करके ही क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। देखो, ADH या वेसोप्रेसिन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शंस के लिए, ठीक है। और ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? NCERT के अकॉर्डिंग लेटरल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब, और लेटरल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब में 2 चीज आता है, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो, DCT भी सही है और कलेक्टिंग डक्ट भी सही है, लेकिन हमको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो अब मैं क्या चूज करूं? तो देखो बच्चों, ADH या वेसोप्रेसिन ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के मेम्ब्रेन के परमेबिलिटीज को चेंज करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, उसी तरह से कलेक्टिंग डक्ट का। चूंकि हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट का जो सरफेस एरिया है DCT के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और ऐसे भी कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर ही एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन दोनों में से अगर चूज करना है तो सबसे बेस्ट चूज करेंगे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है और ज़्यादा वाटर के लिए परमेबिलिटीज होता है तुम्हारा। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होगा, जो फिल्टर वाटर है उसी की बात करेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा D, जो कि आपके आंसर की में भी दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है बच्चों, आपको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, देख लो ना, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 184 नंबर क्वेश्चन। तो 184 में बोला जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोला है बच्चों, ए बैंड इज मेड अप ऑफ द थिक फिलामेंट्स। बच्चों यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ले रखा है, ठीक है। ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है मसल्स का। तो ए बैंड में बेसिकली अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो ये क्या है बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये है मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट मतलब ये हो गया आपका थिक फिलामेंट्स, ठीक है ना। क्या है ये? थिक फिलामेंट्स। क्लियर है? तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है कि ए बैंड इज मेड ऑफ द थिक मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। आई नो कि इसमें एक्टिन भी है, ठीक है, एक्टिन भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मायोसिन्स भी तो है ना। और जो टोटल लेंथ होता है ए बैंड का वो डिपेंड करता है मायोसिन फिलामेंट्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है एच जोन is present in mid of the A band, तो that means they talking about this one, इस regions के बारे में बात करें जिसको हम लोग H zone कहते हैं। तो ये A band के बीच में ही तो है ना, A band के बीच में ही तो दिया हुआ है A band, तो that means ये भी सही है, B भी सही है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें बोला एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स व्हिच आर कॉन्टेक्टाइल इन नेचर। तो एक्टिन और मायोसिन जो है फिलामेंट बच्चों, जैसे एक्टिन फिलामेंट 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन के मिलने से बनता है, जैसे जी एक्टिन जो कि आगे एफ एक्टिन बनाएगा, दूसरा टोपेनिन और टोपोमाइसिन, ठीक है। तो उसी के पॉलीमराइजेशन से बनता है। और जो
मायोसिन है तो मायोसिन का फॉर्मेशन होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मेरोमायोसिन, उसका जो यूनिट होता है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है इसकी बेसिस पे, मेरोमायोसिन्स, तो वो भी तो पॉलीमराइज करके बनाता है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हुआ इसमें, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 185, ठीक है ना। इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द प्रोटीन हैविंग द ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी। तो भैया देखो, हम लोग के बॉडी में दो ही चीज है जो ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है, एक तो ब्लड में हेमोग्लोबिन और दूसरा है मसल्स में मायोग्लोबिन्स, ठीक है। तो मायोग्लोबिन यहाँ पे बोला है कि प्रोटीन ऑक्सीजन कैपेसिटीज, तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन है नहीं, तो बचा क्या ऑप्शंस, मायोग्लोबिन, तो आंसर क्या हो जाएगा मायोग्लोबिन्स। देखो मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को एक बार में एक ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, हेमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। बट मसल्स में जो है वो मायोग्लोबिन्स होता है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 186 में बच्चों कि आवर स्केलेटल मसल्स फाइबर्स कंटेन मेनी न्यूक्लियाई इन द सार्कोप्लाज्म, मेनी न्यूक्लियाई इन द सार्कोप्लाज्म्स एंड इज नोन एज। तो बेसिकली बच्चों ने क्या ना क्या, अगर एक सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियस। और मल्टी न्यूक्लियस दो तरह का होता है, एक होता है सिंसाइजियल, सिंसाइट्रियम बोल दो, सिंसाइजियम बोलते हैं इसको, सिंसाइजियम्स, और एक होता है क्वानोसिटिक। तो क्वानोसिटिक जो है बच्चों वो आपका जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है ना, सेल डिवीजन्स, तो सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, है ना। तो ये वाला जो कंडीशन जिसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्वानोसिटिक कंडीशंस। और अगर मान लो जैसे क्या होगा, 2 सेल आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पैदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंसाइचियम्स कहते हैं तुम्हारा। तो मसल्स में भी क्या होता है, जो मायोसाइट होता है ना, तो इनिशियल स्टेट में क्या होता है, फ्यूज करता चला जाता है, जैसे वो लॉन्ग फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केसेस में वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, इसलिए इसको हम लोग सिंसाइचियम्स कहते हैं। बाकी पढ़ना होता है पेज नंबर 304 पे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द डार्क बैंड दैट इज ए बैंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर नोन एज। A4 होता है एन आइसोट्रोपिक, बहुत इजी क्वेश्चंस, ठीक है। आई होता है आइसोट्रोपिक बैंड्स होता है तुम्हारा, इसमें क्लियर है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एन आइसोट्रोपिक बैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डार्क बैंड, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है आपका लोकोमोशंस का पहले वाले पेज से लिया गया क्वेश्चन। पेज है बच्चों आपका 302 नंबर पेज है। तो यहाँ पे बच्चों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और उनसे कुछ रिलेटेड फिनोमेना है उसके बारे में दिया, उसी से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे देख, हाइड्रा के पास क्या होता है, हाइड्रा के पास होता है टेंटिकल्स होता है, और इस टेंटिकल से ये क्या करता है, ये फूड कैप्चर भी करेगा और प्लस लोकोमोशंस भी करता है, कैप्चरिंग द प्रे एंड लोकोमोशंस। मतलब इसमें A3Y कहाँ देखो, A3Y यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और कहीं नहीं, मतलब यही आंसर होने वाला है। एनीवे, और बाकी मिला लेते हैं। तो पैरामीशियम के पास होता है बच्चों सीलिया, है ना, और सीलिया के वजह से ये मूवमेंट्स करेगा तुम्हारा, हाँ, ये मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंक्स एंड लोकोमोशन, मतलब B1X यहाँ पे दिया B1X, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन में क्या होता है, लिम्स होता है, और लिम्स से ये क्या करेगा, चेंज इन देयर बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशंस। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, C2Z, मतलब इस केस में C2Z दिया हुआ। तो इन सबको मिला के देखें तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बच्चा C इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका लोकोमोशन के डिसऑर्डर से क्वेश्चंस बनाया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 189 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन बोन मास एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर मतलब टूटने का चांसेस बनता है, और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस। इसका मेन जो रीजन होता है फीमेल में एस्ट्रोजेंस के लेवल के डिक्रीज होने से होता है, कि वन ऑफ द कॉमन कॉज हो गया। तो सिंपली बच्चों ये दे टॉकिंग अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मींस बोन, और पोरोसिस मतलब छेद होना, तो छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो दैट मीन्स वो सारे हार्मोन जो कैल्शियम को मेटाबोलाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें तो एक तो एस्ट्रोजेंस हो गया, दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन हो गया, और एक PTH हो गया, पैराथायरॉइड हार्मोन, PTH पैराथायरॉइड हार्मोन्स हो जाएगा तुम्हारे इसमें। तो इसमें आंसर आपका ऑस्टियोपोरोसिस दिया गया है इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 190, थोड़ा सा लेंदी है ना। Which of the following statement is about the striated muscles are false? False मतलब इसमें wrong statement हमें ढूंढना है कि कौन सा statement
रॉन्ग दिया हुआ है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एक एक करके देखना पड़ेगा, चलो एक एक करके देखिए। पहला स्टेटमेंट लिखा थिक फाइबर इन ए बैंड, थिक फाइबर ए मतलब हो गया आपका मायोसिन फिलामेंट्स, है ना, इन ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ द बैंड बाय द थिन फाइबर मेम्ब्रेन कॉल्ड द एम लाइन। तो बेसिकली बच्चों ये जो ए बैंड एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, ए बैंड के बीच में यहाँ पे एक लाइन होता है तुम्हारा, ठीक है, एक एम लाइन होता है यहाँ पे, और ये लाइन नहीं है, ये मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये इस तरह से मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, समझ में आ रहा, क्लियर है। तो ये तो स्टेटमेंट सही दिया हुआ। दूसरा बोला है इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में ये वाला दिख रहा है कि एन इलास्टिक फाइबर कॉल द जेड लाइन, जेड लाइन जो होता है बच्चों ये एक्टिनिन का बना हुआ होता है, ये एक्टिनिन का बना हुआ, एक्टिनिन प्रोटीन उससे बना हुआ होता है, लाइन विच इज बाइसेक्टेड इट, ठीक है ना। आई बैंड्स क्या कहता है, ये जेड लाइन को क्या कर रहा है, सॉरी जेड लाइन जो आई बैंड्स को क्या कर रहा है बच्चों, ये जो एरिया यहाँ पे बनता है मतलब दो ए के बीच में उसको बाइसेक्ट करता है, दो हिस्से में बांट देता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। मतलब ये एरिया जो है देखो बाइसेक्ट हो रहा है किसके थ्रू, ये बाइसेक्ट हो रहा है आपका जेड लाइन के थ्रू, ये जेड लाइन है यहाँ पे देखो लिखा जेड लाइन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये भी सही है लाइन, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद बोला द थिन फिलामेंट्स आर फ्रिमली अटैच्ड टू द जेड लाइन, थिन मतलब एक्टिन फिलामेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये जेड लाइन से ही तो अटैच्ड है, ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा नंबर बोला जा रहा है बच्चों कि इसमें द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, सेंट्रल पार्ट मतलब ए बैंड, और वो थिक मायोसिन फिलामेंट्स का बना हुआ होता है, ओवरलैप्ड ओवर द थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन, इज कॉल्ड द एच जोन। हाँ ओके, मतलब यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट ओवरलैप द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन्स। तो देखो बिल्कुल सही है, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया जिसमें ये एच जोन है, इसमें क्या एक्टिन मायोसिन तो दोनों होता है, लेकिन ये इसके बीच में एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ मायोसिन होता है, एक्टिन ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट सही दिया हो, थोड़ा ढंग से आराम से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं दिया हुआ है, तो नॉन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ द एबव स्टेटमेंट गिवन इन द डायग्राम इज नॉट इनकरेक्ट, है ना, मतलब इसमें फॉल्स कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है, सारे करेक्ट मिला हम लोग को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 191 नंबर क्वेश्चंस। द फॉलोइंग फिगर इज रिलेटेड टू द मायोसिन्स मोनोमर, मायोसिन मोनोमर का नाम है मेरोमायोसिन, जैसा कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ए टू सी बच्चों, ये एक मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा, तो आपको थोड़ा केयरफुली यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है। तो मैं एक सिंगल बनाता हूँ, यहाँ पे दो आपका रोड प्रोटीन, मैं इसको एक अलग कर देता हूँ। तो ये एक रोड प्रोटीन हो गया इस तरह से, ये ऐसे क्रॉस आर्म्स और ऐसे इस तरह से हेड फॉर्म करता है। इस हेड में दो रीजन होता है बच्चों, देखो इसको पूरे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड, ये जो पार्ट है ये हो गया हेड, और ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये वाला हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये पूरा जो रीजन है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस आर्म्स कहते हैं। तो दैट मीन्स ए जो हो गया ये क्रॉस आर्म हो गया, ए क्या हो गया, क्रॉस आर्म्स हो गया। तो ए क्रॉस आर्म कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस आर्म्स, यहाँ पे भी दिख रहा है क्रॉस आर्म्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर वाला सी और बी नीचे वाला एटीपी बाइंडिंग साइट हो गया, तो बी हो जाएगा एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे हेड लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, और सी हो गया आपका हेड हो जाएगा, सी हेड हो जाएगा। एक्चुअली में देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं है, तो आपको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन में सीधा सीधा देखो अच्छे से दिख रहा है हम लोगों को कि ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है ना बच्चों, ये वाला इसको हमें एटीपी बाइंडिंग साइट लेना होता है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट, और ऊपर वाला सी हो गया, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चंस में, तो थोड़ा बारीकी से इस डायग्राम को देख लिया करो, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया उसी के हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा अभी एनसीईआरटी के साथ कॉपरेट कर लो, हो जाएगा इसमें। चलो तो आंसर हो जाएगा इसका बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है 192 में कि द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय। तो आपके एनसीईआरटी के जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, उसी के फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ 306 पेज पे आपका स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको हक्सले ने दिया था, और इसी से हम मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली देखो इसमें जैसे ऑल और नॉन लॉ जो होता है वो आपका मसल्स और न्यूरॉन फॉलो करता है, वो रिगार्डिंग द कितना स्टिमुलेशन चाहिए ताकि वो एक्साइटेड हो जाए। और ब्लैकमैन्स लॉ ये तो आपको बॉटनी में मिलेगा, फोटोसिंथेसिस वाले में, है ना। और तो इसमें ऑल ऑफ द अबव का कोई चांसेस नहीं बनता है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
नाउ टू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 193 में, द मोटर यूनिट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, ठीक है। तो मोटर यूनिट मैंने बताया बच्चों कि एक न्यूरॉन जो आता है, फिर वो एक्सॉन टर्मिनल बहुत सारे ब्रांचेस बनाता है और एक एक टर्मिनल जाके किसी ना किसी मसल्स में घुस जाता है ना। तो वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट करता है मोटर यूनिट। तो एक न्यूरॉन जितने मसल्स को, ये मसल्स के पास जाएगा, जितने मसल्स को ये न्यूरल सप्लाई देता है वो सारे मसल्स को काउंट करेंगे तो एक मोटर यूनिट होता है। मतलब ये क्या होगा, अ सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल्स फाइबर दैट इट इनरवेटेड, ठीक है ना, इनर्वेशंस जो करेगा तुम्हारा इसमें। तो इस केसेस में आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल्स को इनर्वेट कर रहा है वो सब मिलके क्या बनाएंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं एक मोटर यूनिट। और एक मोटर यूनिट में मैक्सिमम आपका 100 मसल्स हो सकता है, मतलब 100 न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों बोला है 194 में कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट सीक्वेंसेस टू डिस्क्राइब द मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस मैकेनिज्म जब पढ़ोगे बच्चों तो आपका 307 नंबर पेज पे वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। उसी को सिक्वेंसली अरेंज अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले न्यूरल सिग्नल। तो न्यूरल सिग्नल जो सीएनएस से आता है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद ये न्यूरल सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू मसल्स में जाएगा। तो ऐसा कुछ पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हमें पता चल जाए कि क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे द मोटर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इज रिलीज फ्रॉम द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, मतलब ये हो सकता है, बाकी तो मुझे दिख नहीं रहा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है सार्कोलेमा पे और वहाँ पे एक्साइटेशन होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो वही लिखा है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द सार्कोलेमा, ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड स्टेप। उसके बाद जैसे ही ये सार्कोलेमा बच्चों एक्साइटेड होता है तो ये टी ट्यूबल्स पे पास करेगा एक्साइटेशंस को, एक्शन पोटेंशियल को, और टी ट्यूबल्स के थ्रू जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के पास जाता है तो उसमें से कैल्शियम आयन को रिलीज करवा देता है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा चौथा नंबर की रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा उसके बाद टोपोनिन एक्टिवेट होगा, टोपोमाइसिन्स को हटाएगा, मास्किंग इफेक्ट को हटाएगा, उसके साथ एक्टिमाइसिन क्रॉस ब्रिज बनाएगा, एटीपी खर्च होकर उसमें हेड मूव करेगा और जैसे मूव करेगा तो मसल्स कांटेक्ट होगा ना, सर्कोमेयर इसमें शॉर्ट होने लगता है तुम्हारा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा नंबर स्टेप, लास्ट स्टेप, ठीक है। तो लास्ट तो 3 में लिखा हुआ है, छोड़ो पहला देख लेते, पहला भी 3 में लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट एनीवे, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो ना, पहला स्टेप क्या हो गया, ये हो गया नंबर 1, ठीक है। दूसरा स्टेप कौन सा है, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 यहाँ पे भी दिया हुआ नंबर 4, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है नंबर 2, नंबर 2 हो गया यहाँ पे, मतलब यही आंसर होने वाला है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप है नंबर 3 एंड देन नंबर 5, आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैच कर लेना, क्लियर है। तो इसके इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 195 में बोला जा रहा है कि जो एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द। तो पहला बात याद करो बच्चों, एक्रोमियल प्रोसेस जो होता है, देखो ये पेक्टोरल गडल्स में इधर हो गया क्लैविकल और पीछे के साइड में होता है आपका स्कैपुला, है ना। और स्कैपुला से एक पार्ट ऐसे उभर के आता है बाहर की तरफ, जैसा कि इस एनसीईआरटी में देखो ये है स्कैपुला दिया हुआ है। ये पूरा पोर्शन जो है बच्चों स्कैपुला पीछे की तरफ है और स्कैपुला से एक छोटा सा पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है ना, ये वाला हिस्सा यही कहलाता है एक्रोमियल प्रोसेस। और ये एक्रोमियल प्रोसेस जो है बच्चों वेंट्रल साइड में आगे की तरफ ये जाके जुड़ जाता है, किससे, क्लैविकल के साथ, यही पॉइंट पे जुड़ेगा, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे जाके जुड़ जाता है तुम्हारा। तो ये क्लैविकल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो आंसर हो जाएगा क्लैविकल्स, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चंस के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें बोला जा रहा है कि द कप शेप कैविटीज फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर, फीमर मतलब पैर वाला, है ना, इज कॉल्ड। तो बेसिकली देखो ये जो फीमर है बच्चों, ये फीमर जाके इस कॉक्सल बोन से जाके जुड़ता है। तो कॉक्सल बोन में एलियम, पेविस, इस्चियम्स के कॉमन पॉइंट पे एक कैविटीज होता है यहाँ पे, है ना, और इसी कैविटी के साथ हेड जाके इसका जुड़ता है तुम्हारा, इसमें हेड इसी पॉइंट से जुड़ जाएगा, क्लियर है। तो
तो इस कैविटीज को जो कॉक्सल बोन पे होता है एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ इलियम, पेविस और एस्चियम्स में, उसको बोला जाता है एसिटेबुलम कैविटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम कैविटीज। और ये मिलके बनाता है बॉल एंड, पैर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का फॉर्मेशन। मतलब ये जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका 197 में बच्चों कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सर, मेटाटार्सस इन द नंबर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली नंबर बस मेंशन करना है कि किस नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नंबर में अगर देखें बच्चों तो इसमें जो कार्पल होता है ये टोटल 8 बोन होता है। मेटा कार्पल जो होता है ये टोटल 5 बोन होता है। कार्पल मतलब रिस्ट वाला, मेटाकार्पल इसमें पाम वाला, ठीक है ना, इसमें 5 बोन, यहाँ पे 8 बोन। ठीक है, उसी तरह से पैर में एंकल वाला सेक्शन जो होता है उसमें होता है आपका टार्सल बोन। तो टार्सल में 7 बोन होता है बच्चों। ठीक है, और मेटाटार्सल जो होता है मेटा टार्सल बोन उसमें 5 ही होता है। तो आंसर में हो जाएगा 8, 5, 7, 5 ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये अरेंज करना रिस्पेक्टिवली। तो 8, 5, 7, 5 इस पहले वाले ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 8, 5, 7, 5 इसमें। ठीक है, दैट मीन्स आपको नंबर एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें से करेक्ट हमें ऑप्शंस चूज करना है। चलो पहले देखते हैं हिंज ज्वाइंट्स। तो हिंज ज्वाइंट्स जो है बच्चों इसमें मूवमेंट जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो हम लोग का एक एल्बो और नी ज्वाइंट जो होता है वो एल्बो, इसका बेस्ट एग्जांपल हिंज ज्वाइंट्स। यहाँ पे लिखा बिटवीन द वर्टिब्री, तो ये गलत हो गया क्योंकि वर्टिब्री के बीच में बच्चों यहाँ पे आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स मिलता है। ठीक है, तो ये तो नहीं लेंगे। दूसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो बच्चों ये आपका कार्पल एंड मेटाकार्पल नहीं, कार्पल बोन के बीच में होता है। समझ में आ रहा? कार्पल के बीच में होता है। बेसिकली आपका जो कार्पल और मेटाकार्पल है, मतलब ये कार्पल हो गया और मेटाकार्पल्स। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं होता, इसमें सडल ज्वाइंट हो सकता है। ठीक है, बट ये नहीं होगा, तो इसमें ये आंसर भी नहीं लेंगे। उसके बाद कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स बिटवीन द कार्पल। तो कार्पल के बीच में क्या होता है? ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट अभी जैसा बता रहा था, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट बचता है फाइब्रस ज्वाइंट। तो स्कल में फ्लैट बोन ऑफ स्कल जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग नाम देते हैं सूचर। तो सूचर एक तरह का क्या होता है? व्हाइट फाइब्रस उसमें बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं हम लोग इसमें। तो इस केस में आंसर हो जाएगा हम लोग का डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों माइस्थेमिस ग्रेविस। माइस्थेमिस ग्रेविस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, पहला नंबर याद रखो। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यहाँ पे लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर लिखा है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर तो है नहीं, है ना, तो इसको हटा दो। उसके बाद दूसरा ध्यान रखना कि ऑटो इम्यूनिटीज में क्या होता है, इसमें कुछ एंटीबॉडी हमारे ही अगेंस्ट बन जाता है, और ये एंटीबॉडी स्पेशली क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, उस जंक्शन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसी के अगेंस्ट में बनता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में बन जाता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है? और वो क्या करेगा? उस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे डिस्ट्रक्शन करेगा तो जो न्यूरल सिग्नल आ रहा होगा सीएनएस के थ्रू वो कभी मसल्स में जाएगा नहीं, तो मसल्स क्या होगा? पैरालाइज्ड कंडीशंस में चला जाता है, उसमें थक जाएगा, फटीग हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यही सब होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज is affecting the neuromuscular junctions, एंसाइटिक लाइन है, leading to the fatigue, weakening and the paralysis of the skeletal muscles। मतलब माइस्थेमिक ग्रेविस के लिए पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी दूसरा मैं बता देता हूं, देखो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली जेनेटिक। तो ये है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस बीमारी को बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और रैपिड स्पाज्म जो होता है ये तो टिटैनी हो गया, है ना। और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ये हो गया अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट पे, और रैपिड स्पाज्म या वाइड कॉन्ट्रैक्शन जो अगर होता है तो वो लो कैल्शियम के वजह से होता है टिटैनी के केसेस में। और जो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स का वो होता है बच्चों आपका किसमें? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर ए हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और इजी भी है, रटने के लिए तो इजी है बट समझना थोड़ा है इसमें, तो समझते हैं। टिटैनिक कॉज ड्यू टू द, तो मैंने जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया, लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी फ्लूइड में दैट इज ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी होता है ना, तो इसके वजह से टिटैनी हो सकता है। टिटैनी मतलब मान लो कोई मसल से जॉ मसल्स ही है या फिर कोई दूसरा मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर अगर हम बात करें तो आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है बच्चों, उसमें कैल्शियम वाला जो कॉलम है उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैल्शियम आयन जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटीज को, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटीज को होल्ड करता है। ठीक है,
उसके एक्टिव फंक्शंस के लिए कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कैल्शियम की कमी हुआ तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होता है। जैसे सोडियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो जाएगा अपने आप, और अपने आप इन्फ्लक्स होगा तो एक्साइटेशन तो हो ही गया ना, और एक्साइटेशन होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है ड्यू टू द लो कैल्शियम की वजह से। आई बात समझ में? मसल्स के अंदर से कोई रिलेशन नहीं है, परमेबिलिटीज एक्साइटेशन से रिलेटेड हो गया तुम्हारा, तो ये लो कैल्शियम आयन इसमें बॉडी फ्लूइड में है, तो दैट विल कॉज द टिटेनी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों ने कि ये टेस्ट को बहुत अच्छे से दिया होगा बच्चों, क्योंकि ये पेपर जैसा मैंने शुरू में बताया था इजी टू मॉडरेट था, ये टफ के सेक्शन में नहीं आता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो समथिंग रॉन्ग विथ योर स्टडी, थोड़ा और हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, क्लास नोट्स को रिवाइज करना भूलना नहीं है, ठीक है ना, और डाउट को पालना पोसना नहीं है। डाउट को जितना जल्दी निपटा दो अच्छा है। तो डाउट के लिए आप लोग डाउट सेशन में जाके अपने टीचर से कंसल्ट करिए, पूछिए और सीखिए। चलो इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले टेस्ट में और बेटर करोगे इस टेस्ट से, आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।